हेलो जी, आशा करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला के पीएसयू फंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी फंड कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करता है, इसका जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, जो ये पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उससे एज इन्वेस्टर्स हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, इस फंड के सेक्टोरल एलोकेशन क्या है, स्टॉक्स क्या है, टॉप होल्डिंग्स, एलोकेशन, रिटर्न्स, रिस्क प्रोफाइल, किन किन जगह पे वो इन्वेस्ट कर रहा है और क्या आपको एज इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम देखेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सके कि क्या हमको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आदित्य बिरला का पीएसयू इक्विटी डेट फंड शुरू हुआ था 2020 में, और जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है ये एक थीमेटिक फंड है और ये गवर्नमेंट और पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट कंपनीज। तो देखा गया है कि बहुत इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट कंपनीज के नाम पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत रिलक्टेंट होते हैं। जी हाँ, मैंने भी कई लोगों को एडवाइस जब किया कि आप गवर्नमेंट स्टॉक्स या पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये काफ़ी सेफर बेट्स होते हैं, कंजर्वेटिव होल्डिंग्स होती हैं, डिविडेंड वगैरह डिसेंट होते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इनसे घबराते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि इन फंड्स में गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस बहुत है। गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। जैसे अगर आप ये कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गए, जैसे बीपीसीएल या आईओसीएल, एचपीसीएल। कई बार देखा गया कि इन कंपनीज को लॉस बेयर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब डीजल या पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, पर गवर्नमेंट के होल्डिंग्स के वजह से ये इनको एक पॉइंट के बाद दाम ज्यादा बढ़ाने नहीं भी देती है, ताकि पीपल का बैकलैश नहीं मिले गवर्नमेंट को। तो इस वजह से कंपनीज में काफी लॉसेस भी उनको उठानी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने वैसे प्राइस मार्केट के डिमांड सप्लाई के उसमें प्ले नहीं किया। इसके वजह से उनको प्राइसेस कम रखने पड़े, और गवर्नमेंट वोट बैंक के डर के वजह से इस एक पॉइंट तक उनको बढ़ाने नहीं देती। तो इस तरह के काफी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े से डरते हैं, घबराते हैं ऐसे कंपनीज में पैसे डालने से। अगर आप वही एक प्राइवेट कंपनी होती तो वो इतना थोड़ी सोचती, उनको तो जहां जहां मुनाफा ज्यादा मिलेगा वो वही काम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ ये डिफरेंस आ जाता है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करने से घबराती है। लेकिन अब अगर आप देखें तो अभी कुछ समय में ही इनके वैल्यूएशंस बेटर हो गए हैं, स्पेशली जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया। ये ग्रोथ सेक्टर्स में काफी उछाल देखने को मिला है, और ये आगे भी बढ़िया करनी चाहिए गिवन दी चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस ग्लोबली। और अगर आप देखें लास्ट 3 साल में भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। जो इनके लो वैल्यूएशन है, क्योंकि इनमें इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट उतनी नहीं है, तो वैल्यूएशन कम है। तो इस वजह से लो वैल्यूएशन इसमें एक अट्रैक्टिव पॉइंट की तरह ऐड करता है। और आगे भी आप देखें तो इसके प्राइसेस या वैल्यूएशन और कम नहीं होने चाहिए, गिवन दैट पेसिमिज्म हैज बीन ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर इन द वैल्यूएशन। तो अब लेट अस एनालाइज, हम देखते हैं कि इस फंड के जो इसके और डायमेंशन है, जैसे सेक्टोरल, स्टॉक होल्डिंग्स, रिटर्न्स वगैरह, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले सेक्टोरल एलोकेशन देखें तो काफी डाइवर्सिटी है इनके सेक्टोरल एलोकेशन में, लेकिन जो इनके टॉप 3 सेक्टर्स हैं वो ही 70% अकाउंट करते हैं ऑफ द टोटल वैल्यू। तो जी हाँ, जो इसके टॉप 3 सेक्टर एलोकेशन है, जैसे कि फाइनेंस और एनर्जी, ये दो जो टॉप 2 सेक्टर्स हैं वो ही 30-30% अकाउंट करते हैं। और उसके बाद आ जाता है कैपिटल गुड्स, जो कि 10% अकाउंट करता है। तो आप देखें इस तरह से 30-30 और 10 70% तो इन्हीं सेक्टर्स का हो गया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो गवर्नमेंट या पीएसयू कंपनीज हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में काम करती हैं, और ये क्योंकि एक थीमेटिक पीएसयू फंड है तो इनकी भी चॉइस ऑफ सेक्टर्स वही होंगी। लेकिन आप और भी अगर आप देखें तो माइनिंग वगैरह, मेटल्स, मटेरियल्स माइनिंग्स में भी इस फंड का एक्सपोजर है एट अराउंड 10%, क्योंकि इस क्षेत्र में भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, जैसे कोल इंडिया हो गया हमारा, या एनएमडीसी हो गए। तो इस तरह के स्टॉक्स में भी सेक्टर, और इस सेक्टर में भी इस फंड का एलोकेशन है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो इस फंड में टोटल 35 स्टॉक्स का होल्डिंग है ओवरऑल, और वो एक अच्छा ही नंबर है, क्योंकि
ये लिस्टेड कंपनीज पीएसयू कंपनीज होनी चाहिए एज पर द कंपनी फंड्स इन्वेस्टमेंट मैंडेट। तो इस हिसाब से अगर टोटल होल्डिंग्स देखें तो वो 35% हो जाता है, और अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स देखें तो वो अकाउंट करती हैं ऑलमोस्ट 64%। तो जी हाँ, टॉप 10 होल्डिंग्स जो है वो 64% पे है, और जो सबसे लार्जेस्ट होल्डिंग है वो है एसबीआई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट होल्डिंग एट अराउंड 10% इस फंड में। बाकी अगर हम देखें और इसकी होल्डिंग्स तो वो हो गई, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, गेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया। तो इस तरह से इस फंड का ओवरऑल स्टॉक एलोकेशन होता है। अब अगर हम इस पोर्टफोलियो के चर्न की बात करें तो वो काफी कम है, एट अराउंड 30%। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो जिस तरह से ये फंड इतने तरह तरह के सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर रहा है, 35 स्टॉक्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से 30% का चर्न काफी कम है, काफी डिसेंट है, गिवन दी साइज ऑफ दी ओवरऑल होल्डिंग्स और वो सेक्टोरल एलोकेशन। और इस फंड का जो एयूएम साइज है वो भी है 1000 करोड़, जिसमें अगर आप देखें तो इसका 65% जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज की तरफ है, फॉलोड बाय मिड कैप अगर आप देखें तो वो है एट अराउंड 25%, और स्मॉल कैप है 10%। तो इसका मतलब जो फंड मैनेजर है वो ग्रोथ कंपनीज को, जो स्मॉलर ग्रोथ कंपनीज है उनको भी चांस दे रही है अपने पोर्टफोलियो में, और रिस्क ओवरऑल कम रख रही है गिवन द लार्ज एलोकेशन टुवर्ड्स द लार्ज कैप कंपनीज। तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट की ये सारी कंपनीज है, क्योंकि इस फंड का थीम पीएसयू फंड है, तो फिर इस हिसाब से जिस जिस क्षेत्र में गवर्नमेंट का उस हिसाब का होल्डिंग्स है जिन कंपनीज में, उस हिसाब से इस फंड ने भी अपने एलोकेशन रखे हैं। कीपिंग इन माइंड, अगर 65% लार्ज कैप में है तो आप देखें ओवरऑल रिस्क कंपोनेंट कम हो जाता है। बाकी अगर मिड और स्मॉल कैप देखें तो 35% है, विच मीन्स कि वो उनको एक ब्रीदेबल स्पेस दे रहा है, जो स्मॉल ये ग्रोथ कंपनीज है उनको एक चांस दे रहा है टू प्रूव देयर मेटल। तो दिस शोज अ गुड बैलेंस ऑफ द फंड मैनेजर इन दी ओवरऑल सेटिंग ऑफ दिस पीएसयू फंड। ओवरऑल रिटर्न्स कैसी रही है इस फंड की, तो इस फंड ने लास्ट ईयर में अराउंड 40% का रिटर्न्स दिया है, और अगर आप इसके कैटेगरी एवरेज या इंडेक्स रिटर्न से कंपेयर करें तो वो है एट अराउंड 39%। तो काफी कंपेरेबल रहे हैं रिटर्न्स इन द लास्ट ईयर। और अगर आप लास्ट 3 साल का रिटर्न देखें तो इस फंड ने दिए हैं अराउंड 34%, वो भी काफी बढ़िया रिटर्न्स रहे हैं, एंड मेकिंग इट द नंबर 1 परफॉर्मर इन द ओवरऑल थीमेटिक कैटेगरी। बाकी अगर आप एसबीआई, इन्वेस्को या आईसीआईसीआई प्रू पीएसयू भी फंड्स भी देखें तो इनके भी रिटर्न्स कंपेरेबल रहे। तो इस तरह से आप देखें तो रिटर्न्स में कुछ बहुत अलग नहीं देखने को मिला है। जिस तरह से बाकी पीएसयू फंड्स ने परफॉर्मेंस दी है वैसे ही इस फंड की परफॉर्मेंस रही है, और एवरेज से भी काफी कंपेरेबल रहा है। अगर हम फीस वगैरह देखें तो जिसका जो, अगर आप डायरेक्ट प्लान में जाते हैं तो 0.78% है फीस, और अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो 2.18% है फीस। तो जी हाँ, फीस अगर आप देखें तो इट इज ऑन दी हायर साइड, ज्यादा है, गिवन अगर आप इसके एयूएम साइज 1000 करोड़ का देखें, और ये फंड उतना भी पुराना नहीं है, तो उस हिसाब से आप देखें तो ये ज्यादा है। लेकिन अगेन इट इज कंपेरेबल, तो जो बाकी पीएसयू फंड्स हैं उन्हीं के रेंज में है, तो अगेन इट इज नॉट वेरी एबनॉर्मल गिवन द PSU थीम दैट इट इज इन्वेस्टिंग इन। तो अगर आप समराइज, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अगर आप यू आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन द PSU थीम ऑफ अ कंट्री, जैसे कि अभी इतना गवर्नमेंट इट इज स्पेंडिंग इन ऑल ओवर, सारे क्षेत्र में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है, चाहे वो इंफ्रा हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई या रोड रेल्स, मतलब हर तरफ से आप देखें तो काफी गवर्नमेंट अभी अग्रेसिव हो रखा है अपने प्लान्स पे। तो अगर आप इस थीम को प्ले करना चाहते हैं तो आप इस फंड को देख सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो ये जो पीएसयू फंड्स होते हैं या स्टॉक्स होते हैं, इनकी बड़ी साइक्लिकल सी परफॉर्मेंस है ये। इट इज, अगर आप पहले के रिटर्न से आप इसको कंपेयर करें तो पहले उतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रहा है इन द पास्ट ईयर्स। तो इस हिसाब से कुछ इन्वेस्टर्स अगर बोले तो ऑफ कोर्स ये कुछ कांस्टेंट नहीं रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपको इस फंड से कब निकलना है, नहीं तो फिर आप हो सकता है इसमें फंस भी जाओ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही अपने कंपनीज को, गवर्नमेंट अपना स्टेक डाइल्यूट कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, तो केपीआईज ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट और जो शेयर होल्डर के रिटर्न्स हैं वो आप देखें तो परफेक्ट अलाइनमेंट में नहीं है, उसमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको इस थीम में अभी जो हो रहा है, अगर अभी आप चाहें तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट काफी अग्रेसिवली अपने चारों तरफ इट इज ट्राइंग टू
टू एक्सपैंड इट्स फ्रंटियर्स, और अब इंडिया इज ट्राइंग टू एमर्ज एज अ सुपर पावर। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और तो काफ़ी काम हो रहा है इस क्षेत्र में, और गवर्नमेंट भी उसको काफ़ी प्रोएक्टिवली प्रमोट कर रही है इंडिया के रेपुटेशन को। लेकिन इनके जो स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी अभी उछाल आ चुका है। जैसे आप देखें हैल हो गया, या फिर आप एसबीआई के स्टॉक्स देखें तो काफ़ी ओवररन हो गए हैं वो अभी। तो काफ़ी सावधानी से आप अगर देखना चाहें तो आप इस फंड को देख सकते हैं, अगर आप इस थीम को प्ले करना चाहें। बट आप ध्यान रखें, आपको पता होना चाहिए कि कब आपको इस फंड से निकलना भी है। तो पीएसयू एबीएसएल पीएसयू फंड आपको एक अच्छा मिक्स ऑफ पीएसयू स्टॉक्स दे रहा है। अगर आप उस फंड में उस टाइप के थीम में इन्वेस्ट करना चाहें तो फिर आप इस फंड को देख सकते हैं, और अगर आप इस इंडिया के इस ग्रोथ साइक्लिकल स्टोरी को प्ले करना चाहें तो भी आप इस फंड को देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा ज़रूर से आएँ। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लोब दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, और मैंने और भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पे रिव्यू किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर लिंक को फ्लैश कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।